भी मिथ्या कैसे हो जाते हैं, और नयों के संदर्भ में वो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट जो निष्कर्ष निकाले थे ना, दादा ने निकाल करके रखे हैं, वे 10 पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी नयों की प्रामाणिकता के अंदर कुछ खास नहीं है, है ना। मूल नए कितने, ये तो याद ही हो गया, सुनते सुनते याद हो जाता है। नए क्या चीज है, कौन बतलाएगा अपने शब्दों में? 2-4 वाक्य में नए के बारे में बोलना है आपको। बोलो भाई। बैठो नीचे, पूरी बात नहीं आई बेटा, जो महत्वपूर्ण बात थी ना वो छूट गई। हाँ, मतलब देखो, आपने इतना तो बतला दिया कि एक अंश को ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष का निषेध नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है नयों के बारे में। वस्तु के एक अंश को ग्रहण करें और अन्य अंशों का निषेध नहीं करें। इसलिए कल हमने आपसे कहा था कि अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है। ये परिभाषा तो सबको याद होनी ही चाहिए। मतलब जब भी कोई आपसे नए के बारे में पूछे तो एक अंश को ग्रहण करने वाली बात तो आनी ही चाहिए। ज्ञान की पर्याय है, एक ही अंश को देखती है, लेकिन वस्तु में और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनका कथन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, नए उसके किसी एक धर्म को विषय बना रहा है। वस्तु तो बहुत बड़ी है, अब पूरी वस्तु का कथन संभव नहीं है, ये शब्दों की सीमा है, एक साथ तो नहीं कहा जा सकता। तो किसी पार्ट विशेष के बारे में कथन करना औरों की सत्ता से इनकार न करते हुए, और दूसरे जितने अंश हैं, जितने पक्ष हैं, उन सब की सत्ता से इनकार नहीं करते हुए किसी एक पक्ष को ग्रहण करें, वो नए कहलाता है। ठीक है, अब निश्चय और व्यवहार, ये 2 नए। देखो चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। यहां से पेज नंबर 23। द्वितीय अध्याय, निश्चय और व्यवहार। निश्चय व्यवहार, स्वरूप और विषय वस्तु। बहुत चर्चित है निश्चय व्यवहार समाज में। अभी अष्टानी का पर्व के अवसर पर दादा के प्रवचनों में भी हमने निश्चय व्यवहार, उनके भेद प्रभेद, उनके प्रयोगों की चर्चा को सुना है। और भी अनेक बार पहले आप लोगों ने सुना होगा, समय सार पे प्रवचन करते समय, 11वीं गाथा पर चर्चा करते समय, दादा के प्रवचनों में, जी जागरण में, और विद्वानों के माध्यम से। माने निश्चय व्यवहार आज के समय में ऐसे नहीं हैं जो समाज में अपरिचित हों, लेकिन उनकी प्रयोग विधि में कुशलता हासिल होनी चाहिए। हम बहुत धीरे धीरे इस प्रकरण को पढ़ेंगे। जहाँ बात समझ में नहीं आए वहाँ आप लोग बिल्कुल बेझिझक बीच में रुक करके पूछें। दिगंबर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं। नयों के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है उसमें निश्चय और व्यवहार ही मुख्य रहते हैं। पेज नंबर 23 देना बेटा, किताब दूसरी देना उनको। दिगंबर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं। नयों के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है उसमें निश्चय और व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चा के ही विषय नहीं रहे हैं, अपितु उनके नाम पर पार्टियां भी बन गई हैं। शिविरों की चर्चा भी आज जनसाधारण के द्वारा निश्चय और व्यवहार के नाम से की जाने लगी हैं। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा है, वहाँ व्यवहार वालों का,
इस प्रकार की चर्चा करते लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे। होता है ऐसा, अपन देख रहे हैं, अनुभव में आ रही है ये चीज़, हम तुरंत कह देते हैं अरे वो व्यवहार वाले हैं, ये निश्चय वाले हैं, हम तो निश्चय वाले हैं। आप व्यवहार वालों के यहाँ जाते हो, वो ऐसे हैं, उनका शिविर है ये तो इस तरह से शिविर भी निश्चय व्यवहार के नाम पर बंटने लगे हैं और जन सामान्य भी उन शिविरों का निश्चय और व्यवहार के नाम पर प्रतिपादन करने लगा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों तक में न होती थी वह आज जन जन की वस्तु बन गई है। इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो वह श्री कांजी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी जिनागम की इस अद्भुत प्रतिपादन शैली को घर घर तक पहुंचा दिया है। यद्यपि निश्चय व्यवहार की शैली में निबद्ध जिनागम का अध्ययन, मनन और चर्चा आज सारा समाज करने लगा है, यह एक शुभ लक्षण है। तथापि एक अशुभ प्रवृत्ति भी इसके साथ पनपने लगी है। वह यह है कि यह कलह प्रिय दिगंबर जैन समाज, कैसा विशेषण दिया है देखो दिगंबर जैन समाज के लिए, कलह प्रिय, झगड़ालू, ऐसा दिगंबर जैन समाज पहले से ही गांव गांव में अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों के कारण गुटों में विभक्त है और निरंतर किसी न किसी बात को लेकर लड़ता झगड़ता रहा है। कोई भी मुद्दा बनाकर, कभी 20पंथी 13पंथी के नाम पर, कभी उनमें भी और किसी संघ के नाम पर, किसी पद्धति के नाम पर, कहीं पूजन पद्धति के नाम पर, कहीं अपने अहम को लेकर गांव गांव में इस तरह के टुकड़े बंटवारे झगड़े देखे जाते हैं। अब वे ही गुट निश्चय व्यवहार के नाम पर भी लड़ने झगड़ने लगे हैं और अपनी व्यक्तिगत कषायों को निश्चय व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे हैं। तथा कुछ निहित स्वार्थी लोग निश्चय व्यवहार की तात्विक चर्चा को सड़कों पर लाकर उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में संलग्न हो गए हैं। जन सामान्य तो अभी निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझ नहीं पाया है, अतः उन्हें भड़काने में इन्हें कभी कभी और कहीं कहीं सफलता भी मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे और निश्चय व्यवहार शैली में निबद्ध जिनागम का मर्म जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप संपूर्ण समाज समझे, ये बहुत जरूरी है। जिनागम की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्विवाद प्रतिपादन शैली, माने ये प्रतिपादन शैली निर्विवाद है, ये तो सच्चाई है कि जो व्यक्ति निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होते हैं वे सब समस्याओं का समाधान सहज कर लेते हैं, उनके चित्त में फिर विवाद नहीं होता। ये शैली ही निर्विवाद है। लेकिन यह निर्विवाद प्रतिपादन शैली व्यक्तिगत स्वार्थों और सामाजिक राजनीति में उलझकर उपेक्षित न हो जाए, तदर्थ जिनागम के परिप्रेक्ष्य में इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। जिनागम में निश्चय व्यवहार की अनेक परिभाषाएं प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ तक तो उपदेशात्मक शैली में या प्रेरणा देते हुए इतनी बातें कही कि भाई ये निश्चय व्यवहार की शैली सामाजिक राजनीति में उलझने के लिए नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं है। यह बहुत अनुपम शैली है, यह निर्विवाद शैली है जिसके माध्यम से झगड़ों का समापन हो सकता है। जो झगड़ों का निपटारा करने में समर्थ है, हम उसी शैली को झगड़े बढ़ाने का हेतु बना लेवें, ये तो समझदारी का काम नहीं है। ये जो कार्य जगत में दिखाई देता है, इसके पीछे एक ही कारण लगता है। वो कारण क्या है? निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप नहीं समझना। इसलिए यहाँ बहुत विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि भैया तुम निश्चय व्यवहार का बहुत गहराई से यथार्थ स्वरूप एक बार समझने का प्रयास करना। अब यहाँ निश्चय व्यवहार की कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं और धीरे धीरे उसका स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। नए चक्रकार माल्य धवल लिखते हैं। आप लोग जानते हैं माल्य धवल कौन है? ये नए चक्र, कौन सा नए चक्र है ये? हम तो नए चक्रकार डॉक्टर भारेल समझते हैं। इन्होंने वृहद नए चक्र की रचना की
जिसका नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र है। माइल्य धवल की रचना ये प्राकृत गाथा में रचना है, बहुत विस्तृत है, विशाल ग्रंथ है। और समझ लीजिए आप लगभग 1700-1800 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना हुई, लगभग 2000 वर्ष भी कहते हैं। निश्चय व्यवहार की परिभाषा बतलाते हुए वे क्या लिखते हैं? जोशीय भेद व्यारम धम्माणम कुणै एगवथुस सोवहारो भणियो विवरियो निश्चयो होई। अब पूरी गाथा एक बार और बोल लो। देखिए, जो सीय मतलब कथनचित, भेद उवयारम, भेद उवयारम भेद और उपचार, धम्माणम धर्मों को, कुणई एक वस्तु से, कुणई करता है एक वस्तु से एक वस्तु के। क्या कहा? जो एक वस्तु के, एक वस्तु से एक वस्तु के धर्मों में, एक वस्तुस धम्माणम एक वस्तु के धर्मों को, सीय भेद उभयारम कथनचित भेद और उभयार उपचार कुणय करता है, सो व्यवहारो भणियो वो व्यवहार नहीं कहा गया है। विवरियो निश्चय हुई, इससे जो विपरीत है उसका नाम निश्चय नय है। क्या कहा? एक वस्तु के धर्मों को, क्या बात कह दी है? वस्तु एक है, अनंत धर्मात्मक है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है, अस्ति नास्ति आदि धर्म है, एक अनेक भेद अभेद आदि ऐसे अनंत धर्म हैं उस वस्तु में। लेकिन ये सब होते हुए भी प्रदेश, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से समग्र वस्तु अभेद अखंड होते हुए भी जो किसी विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस वस्तु में भेद कर देता है या फिर उस वस्तु का प्रतिपादन उपचार की अपेक्षा से करता है, तो व्यवहार है। माने व्यवहार नहीं की परिभाषा में भेद और उपचार, इन दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया माइल्य धवल स्वामी ने। और विवरियो जो इससे विपरीत कथन होगा निश्चय हुई, वो निश्चय है। देखिए नीचे अर्थ, जो एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं, और उससे विपरीत निश्चय नय होता है। इसी प्रकार का भाव आलाप पद्धति में भी व्यक्त किया गया है। अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चयत इति निश्चय है, भेदोपचारतया वस्तु व्यवह्रियत इति व्यवहार है। अभेद और अनुपचार रूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चय नय है, और भेद तथा उपचार रूप से वस्तु का व्यवहार करना ये व्यवहार नय है। पंचाध्यायीकार इसी बात को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखो, हो सकता है आप लोग अभी जब पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि एक भेद क्या है, उपचार क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात। लेकिन एक बार अपन इनकी कुछ परिभाषाएं पढ़ लें, फिर उसके बारे में अपन बात करेंगे कि किस तरह से भेद करता है, कैसे उपचार करता है, वो किस तरह के उसके प्रयोग दिखाई देते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये इन शब्दों के माध्यम से। अभी अपन ने दो परिभाषाएं पढ़ी, एक माइल्य धवल की और एक आलाप पद्धति की, दोनों सेम है ना। तो एक बार पहले अपन देख लें कितने प्रकार की बातें कही है, फिर वैसे तो दादा ही बहुत विस्तार से समझाने वाले हैं उस बात को, अपन और देख लेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट, लक्षण में कस्य सतो यथा कथंचिद यथा द्विथा करणम व्यवहारस्य तथा स्यात् तदितर्था निश्चयस्य पुनः। जिस प्रकार एक सत का जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहार नय का लक्षण है, उसी प्रकार उससे उल्टा निश्चय नय का लक्षण है। आपको कॉमन बात दिखाई दे रही है? पिछली जो दो परिभाषाएं हमने पढ़ी थी उसमें भेद और उपचार, इनको व्यवहार नय कहा था।
ये जो परिभाषा हमने पढ़ी है इसमें सिर्फ भेद को व्यवहारने का लक्षण कहा है। तो अपनी अपनी दृष्टि से बात कह रहे हैं। पंडित आशाधर जी क्या कहते हैं, बोलिए। कर्ताद्या वस्तु नो भिन्ना येन निश्चय सिद्धये साध्यन्ते व्यवहारो सौ। देखिए, जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों को जीव आदि वस्तु से भिन्न बताता है वह व्यवहार नय है। जो कर्ता भिन्न बतलाए, करण भिन्न बतलाए, कर्म भिन्न बतलाए, जो इन सब साधनों को, कारकों को जीव आदि वस्तुओं से भिन्न बतलाता है वो क्या है, व्यवहार नय। तथा अभिन्न देखने वाला निश्चय नय है। इसी प्रकार का भाव नागसेन के तत्वानुशासन में भी व्यक्त किया गया है। बोलिए। जिसका अभिन्न कर्ता कर्म आदि विषय है वह निश्चय नय है, और जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि है वह व्यवहार नय है। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र ने जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। देखिए, अभी तक की यदि मैं आपसे बात करूं तो एक प्रकार तो परिभाषा के अंतर्गत बतलाया गया अभेद और अनुपचार वाला, जिसमें 3 परिभाषाएं गर्भित हो गई, 3 प्रमाण आ गए। जिसमें पहला प्रमाण दिया माल्य धवल का। अभी सिर्फ व्यवहार की बात करें, उससे उल्टा निश्चय है। व्यवहार और निश्चय एक दूसरे से अपोजिट हैं। अभी व्यवहार नय को मुख्य रख के बात करते हैं अपन, जिससे शॉर्ट हो जाएगी बात। अभेद और अनुपचार, इसे व्यवहार कहा माल्य धवल ने, और उसके पश्चात आलाप पद्धति ने। आलाप पद्धति के रचयिता कौन है, देवसेनाचार्य। थोड़ा थोड़ा परिचय होना चाहिए अपने को। आलाप पद्धति देवसेनाचार्य की रचना है, ठीक है। 2 हो गई। इसी के साथ में इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए पंचाध्यायी में भी व्यवहार की इसी प्रकार की परिभाषा दी गई। वस्तु में भेद करना, ये व्यवहार नय का काम है। ये हो गया पहला पॉइंट, भेद और उपचार वाला। फिर दूसरे पॉइंट में इन्होंने कुछ अलग हटके बात कही। दूसरे पॉइंट में क्या बात कही, एक जीव की चर्चा चल रही है और उस जीव का परिणामों का कर्ता किसी दूसरे को कहा, शरीर का कर्ता आत्मा को कहा। ये भिन्न कर्ता कर्मादि की चर्चा करना। मैं शास्त्र लिखता हूं, मैंने आपको पढ़ाया, इन्होंने उनके साथ में ऐसा किया। ये क्या है, कर्ता अलग है और कार्य जिसमें किया जा रहा है वो वस्तु अलग है। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो भिन्न भिन्न हो गए ना, कर्ता कुम्हार और कर्म घड़ा, ये भिन्न भिन्न हो गए। तो जो भिन्न भिन्न कर्ता कर्म की चर्चा करे, कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है, संप्रदान अलग है, अपादान, अधिकरण, इन कारकों के भिन्न भिन्न पने की जो चर्चा करे वो व्यवहार में। इससे पहले जो 3 बातें देखी थी अपन ने, उनमें कहा था एक वस्तु में जो भेद करे वो व्यवहार नय है। जैसे एक वस्तु माने आत्मा, एक वस्तु है। अब आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, वीर्य है, सुख है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, अस्तित्व नास्तित्वादि हैं, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्वादि सामान्य गुण हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से एक ही वस्तु में जो भेद करके देखे वो व्यवहार नय है। बोलो, एक पॉइंट हो गया पहली 3 परिभाषाओं का ग्रुप। दूसरा ग्रुप अपन ने बना दिया जिसमें ये 2 परिभाषाएं सामने प्रस्तुत की गई, एक आशाधर जी के माध्यम से और एक नागसेन के माध्यम से। एक तत्वानुशासन की परिभाषा है और एक अनगार धर्मामृत की परिभाषा है। उसमें क्या कहा, भिन्न कर्ता कर्म माने कर्ता कर्म की चर्चा की। अब एक तीसरा पॉइंट इसकी परिभाषा के बारे में, निश्चय व्यवहार के बारे में, जो एक अलग हटके बात कही है अमृतचंद्र स्वामी ने। क्या कहा, आत्माश्रितो निश्चय नय, पराश्रितो व्यवहार नय है।
आत्माश्रित कथन को निश्चय कहते हैं और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। यहाँ जो आत्माश्रित शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ आत्म शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में नहीं है, स्व के अर्थ में है। आत्म माने स्व, है ना, आत्माश्रित कथन। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए इसका अर्थ कि जो आत्मा के बारे में कथन करे वो निश्चय। तो फिर क्या है, जिस वस्तु की चर्चा चल रही हो उसके बारे में प्रतिपादन करे वो निश्चय। जीव की चर्चा चल रही है और जीव का प्रतिपादन जीव के निजी गुण धर्मों के आधार पर करे तो निश्चय। और व्यवहार किसका नाम, कि पराश्रित हो, पराश्रित कथन का नाम व्यवहार है। अभी आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं जितनी बात चली है, क्योंकि ये सब स्पष्ट करने वाले हैं। अभी यदि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों को तो क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को, भेदाभेद की स्थिति स्पष्ट करेंगे, उपचार की स्थिति स्पष्ट करेंगे, स्वाश्रित और पराश्रित का क्या स्वरूप है उस बात को क्लियर करेंगे। अभी तो सिर्फ पॉइंट देखते जाइए आप। निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं बतलाते हुए दादा ने कितने ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए। मैं कभी कभी कहता हूँ इस विषय के बारे में, मैं तो दादा के सामने ये बात कही थी कनाडा में नए चक्र चलाते समय। मैंने कहा कि ये जो कृति है दादा, ये तो आपकी एक नई पीएचडी है, माने एक रिसर्च है। ये कितने ग्रंथों को पढ़ करके आपने ये जो प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इसकी जो रचना की है, ये वास्तव में शोध कार्य है, रिसर्च है ये नयों के संदर्भ में। आप नए के संदर्भ में उपलब्ध 50 ग्रंथों को पढ़ करके भी उस रहस्य, उस मर्म तक नहीं पहुंच सकते, उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते जिसको सुव्यवस्थित शैली में दादा ने यहाँ मतलब एक ही जगह पर ला करके प्रस्तुत कर दिया है। आपने एक दादा का नए चक्र पढ़ा, इसका मतलब ये है कि आपने 50 नए चक्र पढ़ लिए। आप देखिए, यदि आप द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र पढ़ते तो आपको एक ही परिभाषा मिलती। आप आलाप पद्धति पढ़ते तो आपको एक ही बात मिलती। आप यदि तत्वानुशासन पढ़ते नागसेन का तो उसमें आपको एक ही अपेक्षा से तो बात मिलती, भिन्न कर्ता कर्माधिक की, अभेद अनुपचार की बात तो नहीं मिलती। और यदि आप ये ग्रंथ पढ़ भी लेते तो आत्माश्रित निश्चय और पराश्रित व्यवहार, ये आत्मख्याति की बात तो आपको मिलती ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन कितने प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उस विषय को बिल्कुल सांगोपांग विवेचन हो गया है, सब तरह से हर प्रमाण प्रस्तुत करके कि कहीं निश्चय व्यवहार के संदर्भ में कोई कमी न रह जाए। सब पहलू यहाँ आ गए हैं, बस उनको अपने को मध्य ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट अभेद अनुपचार का, दूसरा पॉइंट भिन्न कर्ता कर्माधिक का, और तीसरा पॉइंट आत्माश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार वाला। देखिए, भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहने वाले कथन भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। समय सार 11वीं गाथा। अनेक शास्त्रों का आधार लेकर पंडित प्रवर टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है, जिसका सार इस प्रकार है। अब टोडरमल जी की भी पंक्तियां देखो, आप कदाचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ लेते तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा, पढ़ रहे हैं अभी आप लोग, जो आत्मार्थी लोग हैं उन्होंने पढ़ा है कई बार। लेकिन हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। अलग अलग स्थानों से निश्चय व्यवहार पोषक पंक्तियों को उठाकर निश्चय व्यवहार का स्वरूप टोडरमल जी की अपेक्षा से क्लियर करने का प्रयास किया है। 4 पॉइंट यहाँ प्रस्तुत कर दिए टोडरमल जी की अपेक्षा से। पहला पॉइंट, सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। देखिए, टोडरमल जी की शैली में निश्चय के लिए यदि सच्चे निरूपण शब्द का प्रयोग किया है तो व्यवहार के लिए झूठे शब्द का प्रयोग नहीं किया। हम लोग क्या समझते हैं, व्यवहार नहीं तो झूठा है, निश्चय मतलब सच्चा और व्यवहार माने झूठा। कहीं कहीं कहा भी गया होगा, लेकिन तो भी टोडरमल जी कितना बैलेंस रख के बात कर रहे हैं। उपचरित कथन है, निश्चय की अपेक्षा से भले ही उसको झूठ कह दिया जाए, लेकिन व्यवहार नहीं झूठा नहीं होता है। व्यवहार नहीं के कथन असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, सापेक्ष सत्य है, अपेक्षा से सत्य है। तो सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित, उपचरित माने लगावटी बात,
मिलावटी बात, घुमा फिरा करके बात करे, किसी दूसरे की अपेक्षा से बात करे, उसका नाम है उपचरित बात। उपचार के लिए टोडरमल जी का प्रसिद्ध उदाहरण है घी का घड़ा, है ना, मिठाई का डब्बा। उपचार से कथन है मिठाई का डब्बा। अब बतलाओ, डब्बा मिठाई का होता है? हम बोलते हैं इस तरह का, ऐसे प्रयोग करते हैं हम लोग कि ये टिफिन किसका है, तो सामने से जवाब आया कि भाई साहब हमारा है। कि तुम्हारा है कि स्टील का है? बोलो किसका है? इसी तरह से जिस घड़े में घी रखा हो उस घी के संयोग से घड़े को घी का कहना, ये उपचार का कथन है। उसमें घी रखा हुआ था ना, इसलिए उपचार करके उस घड़े को भी घी का कह दिया। घड़ा तो घी का होता नहीं है। देखो आप ये बात कही है आगे, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना ये निश्चय, और उपचार से, अब उपचार समझाएंगे यहां, उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना ये व्यवहार नय है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, ये तो निश्चय का कथन हुआ। और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना ये व्यवहार नय का कथन है। घड़ा घी का है या घड़ा मिट्टी का है? बोलो, घड़े को घी का कहें कि घड़े को मिट्टी का कहें? ये कहने में कहां झगड़ा है। आप चाहो तो उसे घी का कह दो, आप चाहो तो उसे मिट्टी का कह दो। हाँ, लेकिन ये समझना पड़ेगा जिस समय उसे घी का कहा जा रहा है वो उपचार से कहा जा रहा है। देखो ये ध्यान रखना, जिस घड़े में घी भरा हो उसी घड़े को घी का घड़ा कहा जाएगा, तब तो उपचार है। और घड़े में पानी भरा हो और आप उसे घी का घड़ा कहें तो ये उपचार भी नहीं है, ये झूठ है। उपचार कब कहलाएगा? घी का संयोग देखकर उसे घी का कहना, ये उपचार कथन है। ठीक है। और इस संयोग की अपेक्षा के बिना देखना, मिट्टी का देखना, ये निश्चय का कथन है। देखिए फिर और बात कही, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहना ये निश्चय नय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला ये व्यवहार नय। जिस द्रव्य की जो परिणति हो, जिसकी हो परिणति, उसको उसी का कहना ये निश्चय नय का कथन। और किसी दूसरे द्रव्य की कह दो तो ये व्यवहार नय। जैसे मैं गोरा काला हूं, ऐसा कहना। अभी देखो नीचे एक और पॉइंट दिया है, चौथा पॉइंट, उसमें स्पष्ट करेंगे बात। व्यवहार नय स्वद्रव्य को परद्रव्य को, ये याद होनी चाहिए। टोडरमल जी के आधार पर यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए या टोडरमल जी की परिभाषा आपको याद करनी हो, निश्चय व्यवहार की परिभाषा, तो इन 4 पॉइंट में से ये चौथी परिभाषा आपको याद करनी है। यदि आप याद करने की अपेक्षा करें तो, आपके मन में हो कि हाँ ये याद करना है, करें तो अच्छी बात है। टोडरमल जी की लाइनें हमारे कंठ में हो। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, व उनके भावों को, व कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। 3 लाइनें हो गई। क्या क्या बातें कही? 3 पॉइंट हैं टोडरमल जी की इस परिभाषा में। स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, 3 वाक्य बना लो इनके। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, व्यवहार ने उनके भावों को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। तीसरा वाक्य, व्यवहार ने कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। 3 बातें हो गई। 2 द्रव्यों को मिलाए, उनके भावों को मिलाए और कारण कार्यादिक को मिलाए, ये व्यवहार ने का काम है। ये स्वद्रव्य को परद्रव्य को मिलाता है, ये मिला के कैसे कथन करता है? असमान जाति द्रव्य पर्याय को एक ही की पर्याय मानना, ये मिला के कथन करना हो गया। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके कथन किया तो क्या हुआ? मैं मोटा हूं, या अपने आप को शरीर रूपी अनुभव करना। शरीर और आत्मा
इन दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न न जानकर किसी जीव को देख चलते हुए हमने कहा ये जीव है, देखो देखना जीव है। तो ये क्या किया कि दो द्रव्यों को मिला करके कथन किया। तो व्यवहार नय का काम है, ये झूठ नहीं है, इसमें कोई ऐतराज भी नहीं है। हम ऐसा कथन कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर कथन करता है, मिलाता नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देने योग्य, देखो आप, निरूपण करता है, बोलता है। व्यवहार ने मिलाता नहीं है। दो द्रव्यों को मिला दिया हो, ये मिलाने का काम व्यवहार का नहीं है, और अलग अलग करने का काम निश्चय का नहीं है। व्यवहार ने दो चीजों को मिला देवे, निश्चय ने दो चीजों को अलग अलग कर देवे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वस्तु स्थिति तो है जैसी है, उस वस्तु स्थिति में दो द्रव्यों को मिलाकर के, दृष्टि में मिलाकर के कथन किया। ज्ञान में दो द्रव्यों को मिले हुए देखा या मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। उनके भावों को भावों में लगाओ, दो द्रव्यों के भावों को एक दूसरे को मिला करके कथन करना। ये कैसे मिला करके कथन करना? जैसे कहा ना अभी, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये गोरा कालापन ये पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की पर्याय है। गोरापन पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की श्वेत पर्याय है, ठीक है। कालापन पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की कृष्ण पर्याय है ना, ये है पुद्गल की। अब की मिलाया किसमें? कि स्वद्रव्य में, और कथन क्या किया कि मैं गोरा हूं। इसी तरह से और भी लगा सकते हैं आप। इसमें आगे कारण कार्य की बात कही, अभी भावों की बात की। भाव का मतलब है गुण। अपने आप को गोरा काला कहना, ये समझ लीजिए आप पुद्गल के गुणों को जीव का कहा, ये भावों को मिला के कथन हुआ। कभी कभी अपने गुणों को पुद्गल का कह देना, ये कैसे होगा कि शास्त्र में बहुत ज्ञान भरा है। क्या ऐसे बोलते हैं अपन, अरे भैया इस शास्त्र में तो बहुत ज्ञान भरा है। अब ज्ञान शास्त्र में भरा है कि ज्ञान आत्मा में? ज्ञान तो आत्मा में है, आत्मा का गुण है। और पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। भाव पक्ष के अंदर ग्रहण किया जाता है गुणों को। तो जीव के भाव हैं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, पुद्गल के भाव हैं स्पर्श रस गंध वर्णादिक। टोडरमल जी ने यहां कहा दो द्रव्यों के भावों को एक दूसरे में मिलाना, इसका मतलब पुद्गल के गुणों को जीव में मिलाना और जीव के गुणों को पुद्गल में मिला करके कथन करना, ये व्यवहार नय का कथन है। पहले दो द्रव्यों को मिलाने की बात कही थी, फिर दूसरे ही वाक्य में कह दिया उनके गुणों को आपस में मिलाने की बात कही। जीव के गुण और पुद्गल के गुण, ये दोनों के गुण आपस में एक दूसरे में मिला करके कथन किए। फिर तीसरा पॉइंट दिया कारण कार्यादिक को मिला करके कथन करना। ये कारण कार्यादिक को मिला करके कथन करना कैसा? जैसे मैं बोलता हूं, ऐसा कथन करना। मैं बोलता हूं मतलब बोलने की क्रिया का कर्ता मैं हूं, जबकि बोलने की क्रिया का कर्ता कौन है? पुद्गल है, भाषा वर्गणा है, अपने को उसका कर्ता मानना। तो एक कारण कार्यादिक के अंदर एक दूसरे में मिला करके कथन करना, ये व्यवहार नय का कथन है। भगवान की वाणी कीर्ति है। तीर्थंकर परमात्मा ने समूह शरण में ऐसा कहा। ऋषभ देव स्वामी ने अपने समूह शरण में अपनी दिव्य ध्वनि में बात कही कि मारीची 24वां तीर्थंकर होगा। तो कही थी कि नहीं कही थी उन्होंने? व्यवहार नय का कथन है, कारण कार्यादिक को मिला करके कथन कर रहे हैं। समझ में आए? टोडरमल जी ने निष्कर्ष निकाला है, और टोडरमल जी ने जो निष्कर्ष निकाला है उसको दादा ने निकाल करके प्रस्तुत कर दिया है अपने सामने। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये परिभाषा चौथा पॉइंट, व्यवहार नय स्वद्रव्य को परद्रव्य को वे उनके भावों को वे कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, तथा निश्चय न उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ख्याल में आ गई बात? अब निश्चय के बारे में क्या कहा? जो बातें व्यवहार ने कही थी उसको अगले वाक्य में खारिज कर दिया, बस ये निश्चय नय का कथन हो गया। व्यवहार ने जितनी बात कही निश्चय ने कहा ऐसा नहीं है,
इससे विरुद्ध है, इससे विपरीत है, वो व्यवहार नय का कथन हो गया। उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। कितनी प्रकार की परिभाषाएं पढ़ी है अपन ने, कितने ग्रंथों के प्रमाण अपन ने यहाँ पढ़ लिए हैं, इनमें से 2-1 परिभाषाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 परिभाषाएं तो आप लोग याद कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 परिभाषाएं? देखो, एक परिभाषा तो माइल्य धवल की सरल है, जो सी भेदो व्यारम नम्माणम कुणई एक वत्तुत्स स्वव्यवहारो बणियो विवरियो निश्चय हुई, ठीक है। एक आलाप पद्धति की भी कर सकते हैं, वो भी सरल है। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चय तिथि निश्चय है और भेदोपचारतया वस्तु व्यवहार तिथि व्यवहार है, ठीक है। 2 हो गई। एक परिभाषा आप याद कर सकते हैं, लक्षण में कस्य सतो यथा कथनचित यथा विधाकरणम व्यवहार से तथा तथा निश्चय से पुनः। ये परिभाषा भी क्योंकि एक अलग पॉइंट है। और एक आत्माश्रित तो निश्चय, पराश्रित तो व्यवहार है, ये तो याद होगी आपको, है ना। तो मैंने 4 बता दिए आपको, इन 4 में से कोई 2 कर लें। चारों करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ सब प्रमाण याद हो ना आपको, आगम प्रमाण जितने याद हो उतना अच्छी बात है। देखिए, और एक टोडरमल जी की परिभाषा, वो जगह जगह काम आएगी। 5 बता दी मैंने, अब 5 को 4 कर सकते हैं आप। आलाप पद्धति और द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, इन दोनों में से कोई एक, तो 4 रह गई, ठीक है। और टोडरमल जी को भी माइनस कर दें तो 3 हो गई। ये 3 विविध अपेक्षाएं हैं अलग अलग, इससे स्वरूप स्पष्ट होगा, इसलिए कह रहा हूं ये बात में। एक में भेद उपचार की बात कही, एक में कारण कार्य की बात कही, कर्ता कर्मादि की बात कही, और एक में स्वाश्रित और पराश्रित की बात कही। तो जब भी निश्चय व्यवहार की चर्चा चले, ये 3 बातें हमारे दिलो दिमाग में हाईलाइट होनी चाहिए कि व्यवहार ने क्या करता है, भेद उपचार करता है, पर द्रव्य के साथ में कारण कार्य आदि की बात करता है और पराश्रित कथन करता है। जब हम निश्चय की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अभेद और अनुपचार से कथन करता है, भिन्न कारण कार्य आदि की बात नहीं करता है, अभिन्न कर्ता कर्म की चर्चा करता है और स्वाश्रित कथन करता है। ये 3 बातें हो गई। अब देखिए, इतनी सब बातें ये तो अपन ने निकाल दिए निष्कर्ष। अब दादा ने इन सब बातों के आधार पर 7 निष्कर्ष निकाले हैं, वो निष्कर्ष भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर इन परिभाषाओं की एक एक की बारीकी में जाकर के चर्चा की है, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी देखिए आप, उक्त समस्त परिभाषाओं पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का भेद, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं निश्चय व्यवहार में अंतर बतला रहे हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय में क्या अंतर है? निश्चय नय का विषय अभेद है और व्यवहार नय का विषय भेद है। जैसे आत्मा अभेद अखंड है, ये निश्चय नय का विषय, और आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ये व्यवहार नय के विषय। निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार नय उपचरित। निश्चय सच्चा निरूपण करता है, व्यवहार उपचरित। निश्चय नय सत्यार्थ है, व्यवहार नय असत्यार्थ है। निश्चय नय आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार नय पराश्रित। निश्चय नय असंयोगी कथन करता है और व्यवहार नय संयोगी। निश्चय नय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है, पर व्यवहार नय निमित्तादि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। फिर अंतिम, निश्चय नय प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, जबकि व्यवहार अनेक द्रव्यों को उनके भावों, कारण कार्य आदि को भी मिलाकर कथन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु और कथन शैली में मात्र भेद ही नहीं है, अपितु विरोध दिखाई देता है। 7 पॉइंट दिए, 7 पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा गहराई से दृष्टि डाल के देखेंगे तो आपको सिर्फ दोनों में अंतर नहीं दिखाई देगा, दोनों में विरोध दिखाई देंगे। दोनों में आपको 36 का आंकड़ा दिखेगा।
लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इन दोनों के बीच में 36 के आंकड़े जैसा विरोध नहीं है, ये 63 के आंकड़े जैसा है। माने इनका विरोध, ये विरोध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। 36 और 63 में अंतर जानते हैं आप? हमने लिखा 3 और फिर इधर लिखा 6, हिंदी वाला ऐसे 3 बनाते हैं ना और फिर नीचे घुमा देते हैं, ये 3, और उसी की मिरर इमेज है 6 इधर। तो 36 के आंकड़े में 3 का मुंह था पूर्व में और 6 का मुंह था पश्चिम में, इसलिए बोलचाल की भाषा में कहते हैं इनमें तो 36 का आंकड़ा है। माने एक पूर्व में और एक पश्चिम में, दुश्मनी है, विरोध है। अब निश्चय व्यवहार में भी ऐसा ही 36 का है क्या? कि नहीं नहीं, ये 63 जैसा है। कैसा? ये 6 और 3, 6 का मुंह पूर्व में और 3 का मुंह पश्चिम में, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। दो दुश्मनों के मुंह भी विरोधी दिशाओं में होते हैं और दो मित्रों के मुख भी विरोधी दिशाओं में होते हैं। ये निश्चय और व्यवहार विरोधियों जैसे नहीं है, ये निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु और कथन शैली में मात्र भेद ही नहीं अपितु विरोध दिखाई देता है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को निश्चय ने अभेद अखंड कहता है, व्यवहार उसी में भेद बताने लगता है। और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय के अनुसार वे कदापि एक नहीं हो सकते। इन दोनों में जो भेदाभेद संबंधी स्थिति बनती है, उसको बहुत सुंदर समय सार की 2 गाथाएं प्रस्तुत करते हुए, एक 27वीं गाथा और एक 7वीं गाथा, इन 2 गाथाओं को प्रस्तुत करते हुए निश्चय और व्यवहार की भेदाभेद स्वरूप स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कल अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, चलें। तो महावीर भगवान की